हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वाली से ही। तो पीछे जो हमने डिस्कस किया था उसी के आगे का कॉन्सेप्ट अभी हमें देखना है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। आरडीटी का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और फिर इसके बारे में साथ में पढ़ते हैं। तो देखो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मिड से डिराइव्ड कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के, तो उसमें ही बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आता है। और आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। आर्टिफिशियल है मतलब खुद से सिंथेसाइज किया साइंटिस्ट ने और फिर देखा कि ऐसी कुछ चीज बन सकती है। तो मेल साइमन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, बनाया था। एंड इसे लार्ज सिंगल कॉपी प्लाज्मिड में कंसीडर किया जाता है। मतलब क्रोमोसोम का साइज इस प्लाज्मिड का साइज काफी बड़ा है। ये चीज आपको याद रखनी होती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंसर्ट साइज कितना है। तो 50 टू 300 केबी का इंसर्ट साइज जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा सेगमेंट आप डीएनए का इसमें डाल सकते हो। एंड क्योंकि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो इसके अंदर एफ प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डाला, जो कि बैक्टीरिया का है। तो एफ प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सिलेक्टिव मार्कर की जो जीन थी वो थी बैक्टीरिया की क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज की जीन। तो ये वाली जीन जो है वो डाली यहाँ। तो ये क्या करती है, क्लोरमफेनिकॉल के ऊपर एसिटाइल ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से क्लोरमफेनिकॉल जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो वो चीज होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द इंसर्ट ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का एक कॉन्सेप्ट था। आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन वायरल डीएनए। तो क्लोनिंग वेक्टर्स किस तरीके के होते हैं, वायरस के डीएनए पे बेस्ड कौन से होते हैं। बैक्टीरिया वाले तो हमने पढ़ लिए, वायरस पे कौन से बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्या होता है कि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू दी वायरल जीनोम। तो वायरस है आपके पास, वायरस का जीनोम है, उसके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट करोगे। एंड इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि वायरस जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है इन्फेक्ट करने की। जैसे अगर हमारे अंदर किसी भी जीन को ट्रांसफर करना है तो हम जनरली वायरसेस को यूज करते हैं, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल उनका होता है इन्फेक्शन का। तो इसी वजह से वो ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं जीन। ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन वहां देखने को मिलता है। देन यू कैन सी बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं। पहले हम लेम्डा फाज की बात करेंगे। तो लेम्डा फाज का जो भी जीनोम होता है ना वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसका साइज इतना होता है। तो आपको जीनोम का साइज, इंसर्ट का साइज, ये सारे याद रखने हैं। तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ कॉस साइट्स। कॉस साइट्स का मतलब होता है कोहेसिव साइट्स। तो ये क्योंकि लीनियर है बट इसके पास कॉस साइट्स होती है, यानी स्टिकी एंड्स की तरह एंड्स होते हैं, जो कि लाइगेट होके एक सर्कुलर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। इसीलिए कॉस साइट्स का होना यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है, क्योंकि जनरली जो भी वेक्टर होते हैं वो हम सर्कुलर यूज करते हैं, लीनियर नहीं यूज करते। तो इसीलिए इसके पास कॉस साइट्स हैं, इसीलिए इसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो शॉर्ट 12 न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रेच होता है इसके दोनों साइड। तो 12 न्यूक्लियोटाइड्स दोनों साइड पे होंगे, जो कि कोहेसिव होते हैं, एक साथ अटैच हो सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, लीनियर टू सर्कुलराइज करने में कोहेसिव एंड्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे लीनियर लेम्डा जीनोम्स को आपस में भी ज्वाइन कर सकते हैं और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन भी इसकी इजीली हो सकती है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तरह भी काम करते हैं कॉस साइट्स फॉर एंडोन्यूक्लिएजेस। तो एंडोन्यूक्लिएजेस इन्हीं कॉस साइट्स पे आके क्लीव करते हैं, तो उनके लिए रिकॉग्निशन साइट की तरह भी ये काम कर रहा है। अब लिमिटेशन क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या चीज है, क्या लिमिटेशन है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो साइज की लिमिटेशन है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। अब साइज इतना बड़ा है
तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो भी नॉन एसेंशियल रीजन होते हैं ना, उन्हें निकालना पड़ता है। अगर हम नॉन एसेंशियल रीजन्स निकाल देंगे तभी जाके साइज छोटा होगा, और साइज छोटा हो गया तो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट बड़ी से बड़ी भी इसके अंदर इंसर्ट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक और लाइसोजेनिक दो टाइप की साइकिल आपने वायरसेस में पढ़ी होगी, इन पे अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो लाइसोजेनिक वाली जो साइकिल की नॉन एसेंशियल रीजन्स है, लाइसोजेनी हमें नहीं चाहिए यहाँ, हमें लाइटिक साइकिल चाहिए बस। तो लाइसोजेनी वाली साइकिल जो होती है, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके जो भी रीजन्स होते हैं, वो हम नॉन एसेंशियल मानते हैं, तो उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो उन्हें डिलीट कर देंगे तो वायरस सिर्फ लाइटिक साइकिल ही शो करेगा, और उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा जैसे हमें चाहिए। ठीक है। अब जो भी ये लैम्डा वेक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंसर्शन एक रिप्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा होगा, इंसर्शन का मतलब अगर ये वेक्टर है तो कहीं पे कट करके उसके अंदर आपका जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप इंसर्ट कर सकते हो, तो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर। जो रिप्लेसमेंट वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले से डीएनए के अंदर कोई सा सेगमेंट प्रेजेंट है, एंड दैट सेगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपकी जीन है वो उसकी जगह आ जाती है, तो ऐसे वेक्टर्स रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं। तो दोनों का मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया, यही चीज यहाँ भी लिखी है। इंसर्ट साइज याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, किसका कितना इंसर्ट साइज होता है। तो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर्स का लगभग 8 to 12 KB होता है, रिप्लेसमेंट वेक्टर्स का लगभग 10 to 23 KB होता है। तो रिप्लेसमेंट वालों में ज्यादा इंसर्ट आप डाल सकते हो, ज्यादा बड़ा इंसर्ट। इंसर्शन वाले में इतना इजिली नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट यू कैन सी इंसर्शन लैम्डा वेक्टर जो होते हैं इनके अंदर लार्ज सेगमेंट होता है नॉन एसेंशियल रीजन का, वो डिलीट हो जाता है, एंड एटलीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जो आपको देखने को मिलती है। रिप्लेसमेंट वाले जो होते हैं इसके अंदर दो आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जो नॉन एसेंशियल स्टफर फ्रेगमेंट के साइड में होती है। जो मैंने आपको ये बताया ना कि पहले से एक सेगमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है, इसके दोनों कोने पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ताकि दोनों साइड से डिलीट कर सके उसे कट करके, और फिर आपका जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस स्टफर की जगह डाला जा सके। ठीक है, तो खाली करके उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली जा सके। स्टफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टफिंग की तरह है। जैसे मान लो आपने कुछ भी चीज बनाई, उसके अंदर स्टफिंग कर रखी है, उस स्टफिंग को आप निकाल के दूसरी स्टफिंग डालना चाहते हो, तो दिस इज हाउ रिप्लेसमेंट वेक्टर वर्क। तो यहाँ पे आपको इसका भी बताया हुआ है, जो भी इंसर्शन वाले वेक्टर होते हैं तो इसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए होती है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं उसमें दो साइट चाहिए होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तभी जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगी, अटैच होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स जो होते हैं वो लैम्डा फाज और प्लाज्मिड के हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि इसमें फाज वाली कॉस साइट्स होती हैं और प्लाज्मिड वाली यानी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड वाली साइट्स भी होती हैं, तो कॉस्मिड्स बोलते हैं। इंसर्ट साइज 45 KB। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट इंसर्ट साइज ऑफ ईच एंड एवरी वेक्टर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन actually like remember the correct order in which I am teaching you these vectors, because अगर आप वैसे याद रखोगे उस ऑर्डर में तो आपको याद रहेगा कि जो पहले पढ़े थे उनका साइज छोटा था इंसर्ट का, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साइज इंसर्ट का बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इंसर्ट साइज लगभग 45 KB का, इसीलिए बता रही हूँ ये क्योंकि इंसर्ट साइज के हिसाब से अरेंज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऑप्शंस में कौन सी करेक्ट अरेंजमेंट है उसके हिसाब से आंसर करना होता है। तो कॉस साइट्स होती हैं, प्लाज्मिड होता है अराउंड 5 KB होता है इसका साइज, इसीलिए यहाँ 45 KB तक का सेगमेंट आप डाल सकते हो इजीली। ऐसा होता है, देखो दो कॉस साइट्स और दिस इज द प्लाज्मिड जिसमें MCS भी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी। देन देयर आर फॉस्मिड्स। फॉस्मिड्स जो होते हैं उनमें F प्लाज्मिड होता है, F इसीलिए, और कॉस साइट्स होती हैं। तो F प्लाज्मिड कॉस साइट्स, कॉपी नंबर इसका कम होता है बट इंसर्ट साइज ठीक होता है, अच्छा होता है, 40 KB तक का आप इसमें इंसर्ट डाल सकते हो, तो वो बताया आपको। देन वी हैव M13 फाज ऑल्सो। जैसे अभी हमने दूसरा फाज पढ़ा लैम्डा वाला, वैसे M13 फाज भी होता है।
ये फिलामेंटस वायरस बोला जाता है, फिलामेंटस होता है और लगभग 6.4 kb का सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है एज द जीनोम। इट डज नॉट किल द बैक्टीरियल होस्ट, तो बैक्टीरिया के होस्ट को किल करने के लिए नहीं जाना जाता, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस के लिए जाना जाता है, तभी जाके रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो बनते हैं। तो ऐसा वेक्टर होता है ये, ठीक है। इसमें आप जीन डाल दो, ये री जीन इतना सेगमेंट, उसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना इसे इंजेक्ट कर दो इनटू दी होस्ट, तो होस्ट में डाल दिया आपने और एप्लीकेशन होगा। इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, पर एप्लीकेशन होगा तो और ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उसके बाद इनका एक एक स्ट्रैंड हट जाएगा। अब एक एक स्ट्रैंड हटने का मेन रीजन ये है क्योंकि हमने बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसका जीनोम होता है, तो डबल नहीं होता। तो इससे पहले भी सिंगल ही था बट बाद में रेप्लिकेट होके दो बन गए। तो इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है आपका ये M13 फाज का। कुछ फाजमिड्स भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, फाजमिड्स भी प्लाज्मिड और फाज का कुछ पार्ट, जरूरी नहीं है कॉसाइट ही हो, कोई भी स्मॉल सेगमेंट, ये M13 की बात कर रहे हैं, वहां पे कॉसाइट होती भी नहीं है, फिलामेंटस फाज बोल रहे हैं ना। तो it contains cis acting elements required for DNA replication and assembly of phage particles। तो प्लाज्मिड तो है आपके पास रेप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट करने के लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है ये, बट जो M13 होता है वो क्या देता है, वो बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स देता है जो डीएनए रेप्लिकेशन करने में हेल्प करें, जो फाज पार्टिकल्स को असेंबल करने में हेल्प करें, तो वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। देन वी हैव P1 वेक्टर एंड पैक। तो P1 जो बैक्टीरियोफाज होता है इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेमडा, एंड रेप्लिकेशन के कंपोनेंट्स जो भी यहाँ होते हैं वो प्लाज्मिड में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आपके पास प्लाज्मिड है और P1 फाज है जिससे आपने सेगमेंट्स लेके ये पूरा वेक्टर बनाया है। पैक वेक्टर जो होता है वो P1 डेराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो पैक, यैक, बैक तीन टाइप के होते हैं। बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और पैक P1 डेराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो P1 वाला इतना इंसर्ट साइज बियर कर सकता है, तो बहुत ज्यादा है ये इंसर्ट साइज, वो आपको बताया हुआ है। देन फिर यीस्ट का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यीस्ट वाला जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आई डोंट नो कि मैं अभी करवाऊं या बाद में। इसमें बेसिकली है कि कौन कौन से वेक्टर्स यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स, तो वो हम पढ़ेंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड हो गया, यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड हो गया, यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड हो गया, यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड, देन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओ, तो अभी के लिए जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो और पुराना वाला रिवाइज जरूर करते रहो, ठीक है। वीडियोस बहुत लंबी नहीं बना रही हूँ मैं, छोटी बना रही हूँ, तो प्लीज अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो फर्स्ट वाली वीडियो को दोबारा देख लिया करो, सेकंड वाली को दोबारा, ताकि आपको याद रहे वो चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी, भूलना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस इतना ही हमें आज के लिए डिस्कस करना था, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय।